प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए 2023 का जो मॉडल पेपर था, 2023 का जो क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़े गए थे, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो है उसके साथ साथ आपकी तैयारी भी होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 जो आने वाला है, उसके मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कराए जाएंगे और उसको आप लोग देखिए और इस पर रिवीजन करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले 2 नंबर का जो है वो एमआर का तो मैंने पहले ही करा दिया है 20 क्वेश्चन उसको। अब यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का क जो है इसमें सभी खंड करना होता है। इसमें ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, सिद्ध करना है कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे देख रहे हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसका उल्टा 5 प्लस कड़ी में 3 को परिमेय संख्या पहले मान लेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या मान लिया तो इसे हम P बटा Q के बराबर रखेंगे। इसलिए 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर P बटा Q, जहां P और Q ऐसे दो धन पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं और ये जो Q है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो P बटा Q है ये परिमेय संख्या के रूप में इसको कहा जाता है। P Q कोई दो धन पूर्णांक है और इसमें एक चीज ध्यान देना कि ये आपस में सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब इसमें कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटेगा। जैसे 2/3, 7/9, 3/5, ये सब जो भिन्न है, जो परिमेय संख्या है, वो किसी से नहीं कटेंगे। तो उस टाइप का ये परिमेय संख्या लिया गया है। तो जब मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसके बराबर रख दिया। अब यहाँ पे अलग अलग इसको देखिए, जो ये 5 है, ये 5 जो है परिमेय संख्या है। इसको हम इस तरह पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर P बटा Q माइनस 5। अब यहाँ पर ये जो है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। और ये जो कड़ी में 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। कड़ी में 3 के बारे में आप लोग जाने हैं, जैसे कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, ये सब अपरिमेय संख्या में आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि P बटा Q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपस में क्या दिख रहा है? बराबर है। जो आपस में बराबर दिख रहे हैं, जो आपस में बराबर दिख रहे हैं या बराबर हो रहे हैं या दिख रहे हैं, यह गलत है या विरोधाभास भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसके बराबर कभी होना नहीं चाहिए और ये दिख रहा है। तो इसलिए 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यह कल्पना या यह मानना, यह कल्पना गलत है। तो इसलिए 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है।
5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि P बटा Q परिमेय होता है और 5 भी परिमेय होता है, तो परिमेय वाले को एक तरफ कर देना है और उसके बाद जो ये कड़ी में 3 है ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ये आपस में कभी बराबर नहीं होता और ये बराबर दिख रहा है तो ये विरोधाभास है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जो क मैंने बताया, उसके बाद 2 का जो है ग से क्वेश्चन छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के ग से ये बताना है। ये जो है देखिए ज्यामिति रचना का क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 3 सेमी, कोण ABC बराबर 45 अंश है। एक समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC के भुजाओं की 3/4 हो। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे पहले एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। त्रिभुज ABC बनाना है और इसमें क्या क्या दिया है? इसमें दिया है BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 3 सेमी और एक कोण दिया है, कोण ABC बराबर 45 अंश। कोण ABC बराबर 45 अंश। तो सबसे पहले इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो जब इससे त्रिभुज बनाएंगे तो कैसा तैयार होगा? सबसे पहले जो BC भुजा है इसको खींच लेते हैं। BC भुजा ऐसे स्केल लेकर के आप लोग खींचिएगा और याद रखिए ये पेंसिल से खींचना है। पेंसिल प्रकार और चांदे का प्रयोग करना है, पेन का नहीं। पेन से मत बनाना क्योंकि ज्यामिति रचना जो है पूरा का पूरा ये फिगर पर क्वेश्चन होता है। तो इसलिए आप लोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि पेंसिल से बनाइएगा साफ सुंदर राइटिंग में अपना। तो पहले BC खींच लेते हैं। BC जो है ये 6 सेमी लंबाई का BC खींचने के बाद ये जो बिंदु B देख रहे हैं यहां से 45 अंश का कोण ABC बनाना है। तो जो BC है वो तो आपको दिख रहा है। अब ऐसे जो 45 अंश का कोण बनाएंगे तो कहीं A मिलेगा। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए आप ऐसे समझो कि जो 90 अंश का कोण होता है सीधा उसका आधा कर लेंगे। 90 डिग्री का जब हाफ करेंगे ना तो ये जहां मिलेगा ये ऐसे खींचते हुए ऐसे जाएगा 45 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये 45 अंश का कोण बनाते हुए मान लेते हैं ये रेखा BX हो गया। अब जो है इसमें से जो ये रेखा है ये स्केल से खींचना है, इन स्केल लगा करके सीधा एकदम। अब जो है B तो है, अब AB बराबर कितना है? 3 सेमी। तो B को केंद्र मानकर 3 सेमी की त्रिज्या लेकर के 3 सेमी की त्रिज्या, देखिए इसमें 3 है ना, ठीक है। AB जो है 3 सेमी है तो 3 सेमी की त्रिज्या लेकर इसी पर एक चाप काट लेंगे। ऐसे एक चाप काट लेंगे तो ये A मिल जाएगा। अब A को C से मिला देना, A को C से मिला दीजिए तो ये त्रिभुज आपका तैयार हो गया। त्रिभुज ABC ये तैयार हो गया बच्चों। अब क्या करना है? अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज A'BC' बनाना है और जो इनकी भुजाओं का 3/4 अनुपात उसकी भुजा होगी A'BC' का। तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए BC जो भुजा है उसके नीचे की तरफ जो है न्यून कोण बनाता हुआ एक रेखा BP खींच लेते हैं। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम कोई बनाता हुआ एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए मैंने एक स्केल से मैंने ऐसे BP एक रेखा खींच दिया। ये न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। इसमें 4 बराबर भाग काटेंगे, 4 बराबर चाप काटेंगे। B को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे, फिर वही चाप लेकर अगला वाला इस पे रख के अगला चाप काटेंगे, फिर इस पे रख के अगला काटेंगे, फिर इस पे रख के अगला काटेंगे। 4 चाप काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि जो त्रिभुज A'-B' बनानी है, ये जो त्रिभुज बनानी है ये जो है 3/4 भाग होना चाहिए त्रिभुज ABC के भुजाओं का। त्रिभुज ABC के भुजाओं का 3/4 भाग। तो जो 4 आपको मैक्सिमम दिख रहा है वो 4 कट लगाना होगा। और जो ये लास्ट वाला है इसका नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4। B4 को C से मिला देंगे। तो B4 को C से मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। B4 C को मिलाया। अब B4 C के समांतर B3 से खींचेंगे। तो जो B3 वाला पॉइंट है इसको केंद्र मानकर B4 C की दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे। फिर B3 B4 की दूरी लेकर C को केंद्र मानकर इसी पर दूसरा चाप काटेंगे। तो जहां मिलेगा इसको ऐसे मिला करके बढ़ाएंगे आगे।
तो जैसे इसको मिला के बढ़ाएंगे तो ये देखिए BC को C डैश पर काट रहा है। जब इसके समांतर खींचेंगे B4 C की दूरी लेकर B3 को केंद्र मानकर एक चाप, B3 B4 की दूरी लेकर C को केंद्र मानकर इस पर दूसरा चाप, जहां काटेगा B3 से मिला देंगे तो ये जाकर के BC को C डैश पर काटेगा। अब C डैश से AC के समांतर CA के समांतर रेखा खींचना है तो CA की दूरी लेकर C डैश को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और फिर C डैश की दूरी लेकर A को केंद्र मानकर इस पर दूसरा चाप लगाएंगे। तो जहां ये काटेगा, याद रखें ये प्रकार पे लेना है, जो प्रकार होता है उसी पे चाप काटेंगे। तो इसको यहाँ से इसको मिला देंगे जहां ये चाप काट रहा है। तो जैसे इसको बढ़ाओगे तो यहाँ AB भुजा को A डैश पर काट रहा है, A डैश पर। तो ये जो A डैश BC डैश त्रिभुज जो प्राप्त हुआ, ये जो है समरूप त्रिभुज होगा त्रिभुज ABC का। त्रिभुज A डैश BC डैश जो है समरूप होगा त्रिभुज ABC का। और कितने अनुपात का होगा? 3/4 भुजाओं के अनुपात का होगा। यानी जो बड़ी वाली त्रिभुज बड़ी वाली थी ABC, उसकी भुजा और जो छोटी वाली समरूप त्रिभुज है A डैश BC डैश, तो A डैश B और AB में अनुपात 3/4 है। इसी तरह BC डैश और BC का अनुपात 3/4 है। इसी तरह से ये C डैश A डैश का अनुपात AC के साथ 3/4 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा त्रिभुज A डैश BC डैश हमको मालूम हो चुका है। अब इसमें रचना का पद भी लिखना है। अब रचना के पद कैसे लिखेंगे? रचना के पद, अब रचना के पद में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे पहला पद लिख देंगे, पहला स्टेप नंबर 1 कर देते हैं इसको। नंबर 1 दी हुई, सबसे पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम दी हुई मापों के अनुसार त्रिभुज ABC की रचना किया। त्रिभुज ABC का रचना किया। ये आपको ऐसे ही लिख देना है इतना। अब नंबर 2 भुजा BC के नीचे की ओर, भुजा BC के नीचे की ओर न्यून कोण बनाता हुआ रेखा BP खींचा। ठीक है, अगला पॉइंट, BP पर चार बराबर चाप क्रमशः बिंदु B1, B2, B3, B4 पर काटा। ठीक है, ये जो B से जो है 4 बराबर चाप B1, B2, B3, B4 काटा। अगला पॉइंट, B4C को मिलाया और इसके समांतर बिंदु B3 से रेखा B3C डैश खींचा। B3C डैश जो कि BC को जो है C डैश पर काट रहा है, इस पर खींचा, B3C डैश खींचा। नंबर 5 में क्या होगा? C डैश से CA के समांतर, यहां क्या लिखेंगे? भुजा CA के समांतर बिंदु C डैश से रेखा C डैश A डैश खींचा। इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश प्राप्त हुआ जो त्रिभुज
ए बी सी के समरूप है, त्रिभुज ए बी सी के समरूप है और भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 3/4 है, भुजाओं का अनुपात 3/4 है। देखिए रचना आपको संक्षेप में करना है, संक्षेप में करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, और ये जो है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये भी बनाना है साफ सुथरा राइटिंग में, और इसके पद भी लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं, संक्षेप में लिखना है, जितने पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट्स में आप इसको दिखा दो, तो ये जो है इसके समरूप हो जाएगा 3/4। अब आइए बच्चों दूसरे का ग के बाद घ देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये दूसरे के जो घ है ये एक समरूप त्रिभुज जो चैप्टर है उसका ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें दिया है, चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, ठीक है, इसमें चित्र दिया हुआ है, और चित्र में क्या दिया है, यदि BD लंब है AC पर तथा CE लंब है AB पर, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB, समरूप त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चित्र इसका देखिए, फिगर इसका दिया हुआ है, फिगर यहां बना लेते हैं। AB है और बीच में कहीं E से लंब खींचा गया है, सीधा लंब जो है, ये जो सीधा लंब है EC एकदम 90 अंश पर है, और फिर AC को मिलाया गया है, AC है, और इस AC पर BD लंब है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है BD लंब है AC पर, तो B से जब लंब खींचेंगे BD वो AC पर लंब दिखना चाहिए, तो यहाँ से जो है सीधा 90 अंश पर ये दिखा देते हैं 90 डिग्री, ये है, आप लोग स्केल से खींचिएगा। ये जो त्रिभुज बना है, चित्र जो बना है ये F पर काट रहा है, ये D है BD, तो इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज AEC और त्रिभुज ADB दोनों समरूप दिखाना है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AEC और त्रिभुज ADB में दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, और इसमें देखिए कौन कोण किसके बराबर है, क्योंकि समरूप में दो प्रकार से होता है, एक तो कोण अगर बराबर हो जाए, दोनों जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का इस त्रिभुज, दो त्रिभुज का जो संगत कोण अगर बराबर हो जाए तो वो समरूप हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा अगर अनुपातिक है तो वो भी जो है समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोण वाले से देखेंगे, ये समरूप हो जाएंगे। तो पहले ये देखिए, जो AEC वाले में जो ये कोण बन रहा है वही कोण BAD उसमें भी एक जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोण EAC बराबर कोण BAD, ये दोनों में आया हुआ है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ या कॉमन, ठीक है। दूसरा कोण देखिए, इस त्रिभुज का जो ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये 90 दोनों बराबर है, जब इधर 90 है तो ये भी 90 है, तो इसका कोण AEC बराबर कोण ADB, ये क्या है, दोनों 90 अंश के बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री है, और ये जो है दिया है, कहाँ से दिया है, ये देखिए लंब वाला जो नियम जो दिया गया है उसी से ये हो गया। तो अब अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तीसरा जो है बराबर हो जाएगा, कौन सा बचा, ये कोण ACE बराबर कोण ABD, क्यों बराबर होगा ये दोनों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो उसमें से दो कोण दोनों त्रिभुज के बराबर हो गए, तो जो घटेंगे
180 में से जो घट के बचेंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसलिए जो है ये भी कोण बराबर। तो अब आप देख रहे हैं कि इस दोनों त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज AEC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADB के। किस नियम से हुआ, यहां लिख देंगे कोण कोण समरूपता प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ये, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो अब आगे, तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो अंग है, ये समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका सारणी दिया हुआ है, बारंबारता सारणी दिया हुआ है, इसमें बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य सारणी जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक तरफ वर्ग अंतराल और दूसरे खाने में बारंबारता, वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 40 से 50 तक दिया हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता में दिया हुआ है 5, 12, 25, 10, 8। 5, 12, 25, 10, 8। तो इस सारणी का जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में ये सब आते हैं। दूसरे वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें सब 4-4 नंबर के होते हैं। तो इसमें जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जो ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इससे हम लोग मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान या मध्य बिंदु, मध्यमान, और इसे हम XI से लिखते हैं, XI से डिनोट करते हैं। और जो बारंबारता है उसे हम FI से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी का F होता है। तो जो मध्यमान निकालते हैं वो इसी वर्ग अंतराल से निकालते हैं। तो इसको जोड़कर आधा करते हैं, तो जोड़ेंगे 10 शून्य तो 10, उसका आधा 5 हो जाएगा। इसी तरह 20, 10, 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा। 20, 30, 50, 50 का आधा 25। अब ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 10-10 का अंतर है। और ऐसे भी देखेंगे तो ये 10-10 का अंतर है, तो 10-10 का अंतर ले सकते हैं इसको। 25, 10, 35 और 35, 10, 45 हो जाएगा। तो 50, 40 जोड़ोगे तो 90, 90 का आधा 45 यहाँ मिलेगा भी। तो ये हमारा XI तैयार हुआ। अगला जो कॉलम बनाएंगे वो हमारा होगा FI गुणे XI, या केवल FI XI लिख देते हैं, FI इंटू XI, यानी जो बारंबारता और मध्यमान है इनका गुणा इसमें लिखना है। तो जब इसका गुणा लिखेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर 12 × 15 करेंगे तो 180 आएगा। 25 × 25 625, 35 दहा में 350, और 45 अट्ठे करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 32 = 36, 360 आएगा। ये हमारा FI XI तैयार हो गया। इसके बाद जो बारंबारता है इसका योग निकाल लेते हैं, इसका जोड़ निकाल लेते हैं। तो जोड़ जब निकालते हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब योग होता है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 12, 5, 12, 5, 17, 5 2 7, 7 5 12, 8 20 का 0 हासिल आया 2, 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, 60 आया। ठीक है, और सिग्मा FI XI भी जोड़ेंगे। सिग्मा FI XI, सिग्मा लगा करके FI XI जोड़ेंगे। तो 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3, 8 11, 2 13, 13 5 18, 6 24 की 4 हासिल आया 2, 2 1 3, 6 9, 3 12, 3 15, 1540। ये इसका योग आ गया। अब जब दोनों योग हमें मालूम हो गया है तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो इसलिए समांतर माध्य x बार बराबर, याद रखना बच्चों, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI।
मतलब ये क्या है, ये इन सब का योगफल है और बटे बारंबारता वाले का योगफल करते हैं। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या वही है। जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो इसको हम ऐसे ही लगाते हैं इस तरह से। तो अब इसमें रख दीजिए बच्चों, तो ये 1540 बटे 60, तो ये देखिए 0 कट जाएगा और उसके बाद काट दीजिए 6 से, तो ये काटेंगे 6 से, तो 6 कम 6 15 में 6 दूना 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, फिर 4 बचेगा, 6 छः 36, फिर 4 बचेगा, 6 छः 36, 25.66 लगभग। ठीक है, ये जो है हमारा समांतर माध्य निकल के आ रहा है, ये ही आंसर हो जाएगा इसका। तो समांतर माध्य जब भी पूछे, अगर वर्गंतराल दिया है तो वर्गंतराल से मध्यमान निकाल लीजिएगा और फिर जो बारंबारता एफ आई होता है इसे एक्स आई करेंगे, आपस में गुणा करके एफ आई एक्स आई प्राप्त करिए, इसको जोड़िए, सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई होगा, और उसके बाद फार्मूला लगा के इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो च है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। अब यहाँ जो आंकड़ा दिया रहेगा उसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक निकालना है बच्चों, बहुलक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये जो 3 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में तीनों में से पूछे जाएंगे। तीनों में से एक एक क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर में भी बनेगा, 4 नंबर में भी बनेगा, और जो OMR होता है उसमें भी एक एक नंबर का बनेगा। तो इसलिए इस टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो इसमें देखिए टेबल जो दिया है, साड़ी जो दिया है, एक तरफ वर्गांतर दिया है, वर्गांतर, और दूसरी तरफ बारंबारता। वर्गांतर में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 9 से 11 तक, और बारंबारता जो दिया है 7, 8, 2, 2, 1, 2, 2, 1, ये दिया है टेबल। अब यहां से हमें जो बहुलक निकालना है उसका नियम क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत आसान है ये। इसमें आप देखो कि बारंबारता में सबसे ज्यादा अंक कौन है, तो सबसे ज्यादा 8 दिख रहा है। और आपको ये बता दें कि इसमें तीन राशियां होती है, वो होती है F0, F1, F2। ये F0, F1, F2 एक क्रम में है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो ये जो तीनों हैं हम इसी में क्रम से मानते हैं। तो जब क्रम से आप मानोगे तो ये F0 हो जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा है उसको बीच वाला कर लेना। सबसे ज्यादा वाले 8 है इसमें, तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, इसको F1 कर लेना। अब इसके पीछे, यानी इसके पीछे जो है ये F0 कर लेना, और जो बाद में आएगा ये F2। ये हमेशा सीक्वेंस में आपको लेना है, जो सबसे ज्यादा है उसको आप F1 करिए और उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और इसके जस्ट नीचे वाले को F2 मानिएगा। और जो F1 माने हैं, जो सबसे ज्यादा है, इसके सीध में ये बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक वर्ग। तो यहां से आपको जो प्राप्त हुआ बहुलक वर्ग, वो है 3 से 5, 3-5। तो इसकी जो निम्न सीमा है, छोटा वाला जो मान है, इसे L से दिखाते हैं, निम्न सीमा। ये सब वाक्यों को याद रखिएगा बच्चों, ये काम देगा। निम्न सीमा जो 3-5 में छोटा कौन है, छोटा वाला ये है, इसको ले लेना, L बराबर 3 हो गया ये। उसके बाद बाकी जो है, बाकी हमारा F0 बराबर है 7, F1 बराबर है 8, F2 बराबर है 2। और सुनिए, इसमें अंतर कितने कितने का है, 1 3, 3 5, 5 7, 2 का अंतर है। तो अंतराल जो है h बराबर 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 का अंतर है, ये अंतराल जरूर लेंगे। अब इतनी सारी चीजों को लेकर के बहुलक का फार्मूला बनाएंगे। बहुलक का फार्मूला होता क्या है, बहुलक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे यच। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो जब भी वर्गांतर वाला क्वेश्चन देगा आपको इसी से लगाना है। तो इसमें रख दीजिए L का मान है 3 प्लस F1 है 8 माइनस F0 है 7,
बटे 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस F2 का मान 2 और गुणे h का मान बच्चों 2 है, यहाँ 2 रख देंगे। तो 3 प्लस इसको घटाएंगे तो 1 बटे 8 दूना 16 माइनस 7 दू 9 गुणे 2, तो 30 प्लस 2 एक कम 2 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो 30 प्लस अब 2 में 7 का भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 7 दूना 14, फिर घटाएंगे तो 6 आएगा, 20 पे 14 घटाएंगे 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 और 8 56, फिर घटाएंगे तो 4, फिर 0, 7 5 35, लगभग 0.285 बराबर 30.285, ये लगभग में हमारा बहुलक निकल के आ गया। ये बहुलक है बच्चों, ये आंसर आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है। बहुलक इस तरह से निकालेंगे, निश्चित ही एग्जाम में आता है बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका, ये 3 में से निश्चित ही आता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका जो है कि 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरे क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं 6-6 नंबर वाले जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, 4, 5, 6-6 नंबर। तो अब देखिए बच्चों, दीर्घोत्तरी प्रश्न का 6-6 अंक वाला क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा करके 2 क्वेश्चन है, अथवा करके, तो उसको मैंने क और ख मान लिया है। तो जो तीसरे का क है, इसको निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल कीजिए। तो समीकरण दिया है, ये दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, फिर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण पढ़े हैं उसी में का ये सवाल लिया गया है। अब इसमें जो है कैसे इसको लगाएंगे ये समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि 1/x दोनों में आया है, 1/y दोनों में आया है, तो इसकी जगह हम कोई और दूसरा राशि मान लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, माना 1/x की जगह u रख देते हैं और 1/y की जगह भी रख देते हैं। तो रखने पे क्या होगा, 1/x जैसे ही आप रखोगे, देखो मैं ऐसे 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2, फिर ये 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/16। ये जो दोनों है मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब आप 1/x की जगह u रखेंगे तो u/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहां से u/2 और ये भी हो जाएगा तो v/3 बराबर 2। यहां से इसको u/3 प्लस v/2 बराबर 13/16। अब इसका लसा लेकर के इसको और हल कर लेते हैं। तो सरल करने पर मतलब इसका लसा लेना है, तो 2 3 का लसा लेंगे तो 6 होगा, 6 लिख दीजिए और भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा 3u हो जाएगा, 3u, फिर 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 भी होगा बराबर 2। तो 3u प्लस 2 भी बराबर 6, इधर पक्षांतर होके 6 दूना 12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद इसका भी लसा लीजिए, 3 2 का लसा, इसका भी 6, 6 में 3 से भाग 2u प्लस 2 से भाग 6 में 3 भी बराबर 13/16। तो यहां से 2u प्लस 3 भी बराबर 13/16 गुणे 6। तो ये 6 16 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16, यानी 13 तिया 39/8 इसके बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपका ये जो समीकरण दोनों है ये काफी सरल भाषा में, सरल रूप में हो चुका है। अब u और v के लिए इसको हल करेंगे। तो किस विधि से हल करेंगे, हल करने की जो ये यहाँ पे जो विधि लगाएंगे वो विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, v को या u को विलुप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 से, इसमें जो है 3 दूना 6, 3 से गुणा करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो याद रखिए जो गुणा करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, गुणा जो करेंगे दोनों साइड में करेंगे, क्या होगा
तो जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9u प्लस 3 दूनी 6 भी बराबर 12 तिहाई 36, 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें 2 से गुणा, 2 दूनी 4u प्लस 2 तिहाई 6 भी बराबर, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 39/4 आएगा, 39/4। अब ये जो समीकरण आया इसको घटा देते हैं, घटाने पर अब ये आप लोग ऐसे लाइन खींच के करिएगा, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो जब इसको आप घटाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस और ये वाला भी माइनस। तो 9u में से 4u घटाएंगे तो 5u, और इधर 6v में से 6v घटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 36 माइनस 39/4, 39/4 तो कितना आएगा यहाँ पर 5u बराबर 36 चौके 144 माइनस 39/4, फिर 5u इक्वल टू 144 में से 39 घटाएंगे तो 105 आएगा, 105/4। तो यहाँ से u बराबर, जब u बराबर करेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा, 105/5 गुणे 4, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4, u बराबर 21/4। अब u का मान हमारा आ चुका है, इसको उठा करके समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, तो ये ज़्यादा सीधा सीधा है, इसी में रख देते हैं। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाए तो 3u, तो 3 गुणे 21/4 धन 2v बराबर 12, तो 21 तिया 63/4 हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो 2v बराबर 12, ये इधर आके माइनस 63/4, तो 12 चौक 48 माइनस 63/4, तो 2v बराबर, अब घटा दीजिए, 63 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1/4। यहाँ से v बराबर हो जाएगा 15/4 गुणे 2, 2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से 15/8, 15/8 ये v का मान आ गया। अब u और v से हम लोग x और y निकाल सकते हैं, कैसे, u बराबर है 1/x, 1/x जो माने हैं u बराबर, और u के स्थान पे 21/4, 21/4, तो यहां से x बराबर 4/21, x का मान 4/21, फिर v बराबर 1/y माने थे, और 1/y के बराबर रख देंगे 15/8, तो यहां से इसका उल्टा करेंगे तो y बराबर 8/15, 8/15, ये y का मान आ गया। x और y का मान बच्चों ये हमारा आंसर हो रहा है। तो इसको जो है कि एक बार ये देख लीजिए, 48 माइनस 63, 48 माइनस 63 माइनस में आएगा, माइनस 15/8, तो ये माइनस 8/15 हो जाएगा। तो x का मान आया 4/21 और y का मान माइनस 8/15, ये हमारा आंसर सही है। और आप लोग एक काम करिएगा, एग्जाम में जो है x और y के मान को उठा के यहाँ रखोगे, या छोड़ो इसमें मत रखो, जो u v का मान आया है ये u v का मान उठा करके ये समीकरण में रख के चेक कर लेना। जब u v का मान ये आप रखोगे और 12 आएगा तो समझ जाना आपका आंसर सही है, या u v का मान यहाँ रख देना, तब भी आपको पता चलेगा 39/8 आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो, चेक करके ये क्लियर कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये तीसरे का पहला पार्ट था। इसके बाद अथवा वाला ख देखेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो ख है, ये जो है कि समीकरण, द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो वर्ग है, एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग होगा, उनके क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर दिया है। अब भुजाएं पूछा जा रहा है, ठीक है, भुजाएं अगर पूछा जा रहा है तो पहले मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा
वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है बच्चों, तो इसलिए प्रत्येक भुजा x मीटर, ठीक। और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा, इसको पहले y मान लेते हैं, y मीटर, x y में पहले मान लीजिए। अब इनके परिमापों का अंतर ध्यान दीजिए, परिमापों का अंतर दिया हुआ है, परिमापों का अंतर ये दिया है 12 मीटर, 12 मीटर दिया है बच्चों। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो पहले वाला जो वर्ग है उसका परिमाप 4x हो जाएगा, 4x माइनस दूसरे वाले का 4y हो जाएगा, और बराबर दिया है 12। तो 4 4 4 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में 4 से भाग दोगे तो x माइनस वाई बराबर 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आएगा। फिर उसके बाद x को इस तरफ भेज दो या माइनस वाई इधर भेज दो, तो x बराबर 3 प्लस वाई, तो 3 इधर ले आओ, तो x माइनस 3 बराबर y, यानी y बराबर x माइनस 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। अब इसके बाद इनके क्षेत्रफलों का योग दिया है 117 वर्ग मीटर, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग दिया है बच्चों 117 वर्ग मीटर। तो यहां से क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर, ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन, योग दिया है तो धन y का स्क्वायर बराबर 117, तो x का स्क्वायर धन, अब ये y जो है ये x माइनस 3 के बराबर है, तो इसको यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। अब देखिए ये पूरा x में इसको हल करना है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और बराबर 117, तो इसको जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और माइनस 117 बराबर 0, 117 पक्षांतर कर दिया। फिर 2x स्क्वायर माइनस 6x, 117 में से 9 घट जाएगा तो कितना आएगा 108 माइनस 108 बराबर 0। और देखिए इसको, 2 सब में से कॉमन है, 2 से भाग दे दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये 2 से भाग देंगे तो 54 आएगा, 54 बराबर 0। तो देखिए बच्चों ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण है, इसके मध्य पद को 2 भाग में बांट के इसको हल कर सकते हैं। तो ये देखिए 54 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए कि घटाने पर 3 आए, 54 का ऐसा 2 गुणनखंड, तो 9 छक 54, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, माइनस 3 लाना है, तो माइनस 3 कैसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 बराबर 0। तो अब ये जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बना के कॉमन लीजिए, x कॉमन, x माइनस 9, इसमें प्लस 6 कॉमन, तो x माइनस 6 9 54 9 बराबर 0। तो x माइनस 9 एक कोष्ठक में हो जाएगा और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों x माइनस 9 को 0 रखेंगे तो माइनस 9 इधर आके x बराबर 9 मिलेगा, और दूसरा x प्लस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 6 आएगा। तो अब ये सोचिए कि कौन सा मान लेंगे, यहाँ पे जो भुजा है, भुजा हमेशा धनात्मक होती है, भुजा की लंबाई पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव कभी नहीं लेंगे, तो x का मान ये अमान्य होगा, इसको मत लीजिएगा, तो x बराबर 9 ले लेंगे, ठीक है। तो x जिसको माने हैं वो पहले वर्ग की भुजा है, तो पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा, पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा x बराबर 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा y माने, और y बच्चों देखिए यहाँ समीकरण नंबर 1 से x माइनस 3 है, y बराबर x माइनस 3, और x का मान 9 रख देंगे तो 9 माइनस 3 बराबर 6 मीटर आ जाएगा। तो आंसर हमारा दोनों वर्ग की जो भुजाएं आया 9 मीटर और 6 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों वर्ग की भुजाएं। ये तीसरे का अथवा वाला पार्ट था 6 नंबर का, तो 2 में से कोई एक करना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। में जो क वाला पार्ट है ये ऊंचाई और दूरी से लिया गया है,
और इसका अथवा वाला जो पार्ट है ये भी ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क में लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसकी चोटी से उसके सामने एक मकान है, उसके छत और आधार का अवनमन कोण 45 और 60 है। तो मकान की ऊंचाई निकालनी है और मीनार से मकान की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ऊंचाई और दूरी का सवाल है। ये निश्चित रूप से एग्जाम में याद रखिए 6 नंबर में लॉन्ग टाइप में जरूर आते हैं। तो इसको इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ऊंचाई और दूरी का ये क्वेश्चन है। मान लेते ये इसका जमीन है और इस पर सीधा पहले एक मीनार है 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची जो है ये मीनार है। अब मीनार की चोटी से इसके सामने एक मकान बना है बच्चों, मकान मान लीजिए ये है, कुछ ऊंचाई तक मकान है, ये मकान है। तो इसकी चोटी से मकान के छत और मकान के आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब है कि यहां से पहले एक समांतर रेखा, ये क्षैतिज से समांतर रेखा खींचना पड़ेगा। अब इसको यहां से मिलाएंगे, इसको जो है यहां से इसके छत को मिला देते हैं, फिर इसको इसके आधार से मिला देते हैं, मकान के आधार से मिला देते हैं। और सुनिए, जो यहां से यहां पर इसके समांतर ये यहां भी रेखा खींचना पड़ेगा इस तरह से। तो जो मीनार की चोटी से जब मकान का छत का उन्नयन कोण देख रहे हैं, अवनमन कोण है, अवनमन कोण 45 अंश दिया है। फिर इसी चोटी से आधार का जो अवनमन कोण है वो हमारा 60 अंश है। तो जो 45 बना रहा है इस रेखा के साथ, तो ये एकांतर कोण ये भी 45 हो जाएगा। और जो ये वाली जो रेखा है इसके साथ 60 बना रहा है, तो इधर वाला ये 60 डिग्री ये हो जाएगा। और ये चूंकि मीनार सीधा है तो 90 डिग्री ये भी होगा, और ये भी यहाँ 90 डिग्री 90 अंश होगा। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ देखिए चित्र हमारा बन चुका है। अब इसमें समकोण त्रिभुज खोजिए कौन कौन है। ए बी ई समकोण त्रिभुज है और ए सी डी ये वाला है। तो जो ए बी ई में है इसमें ना तो ये लंबाई पता है ना ये लंबाई पता है। पूरी लंबाई तो 60 मीटर है, लेकिन ये नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बी, इसको हम यहां से लिख रहे हैं, माना चित्र से माना ए बी बराबर एच मीटर और बीई जितना बीई होगा उतना ही सीडी होगा। बीई बराबर सीडी, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, इसको यच कर लेते हैं, ये लंबाई यच हो जाएगी और ये वाला यक्स कर लेते हैं, यक्स मीटर। तो इसके सामने सीडी भी एक्स मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आइए समकोण त्रिभुज ए बी ई पहले लेते हैं, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ए बी ई में एच बटे एक्स लगा दो, त्रिकोणमितीय अनुपात एच बटे एक्स बराबर tan 45 और tan 45 बराबर 1 होता है। तो ये बटे एक्स इधर उड़ा हो जाएगा, तो h बराबर x, ये समीकरण नंबर 1 कर दो। इसके बाद समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब ए सी डी में देखिए ये ए सी पूरा 60 मीटर है और ये x है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 60 बटे x बराबर tan 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो यक्स इधर आ जाएगा, तो 60 बराबर x कड़ी में 3, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, कड़ी में 3 60 बटे कड़ी में 3, फिर कड़ी में 3 से गुणा कर दो, अंश और हर में परिमेयीकरण करना है, तो 60 कड़ी में 3 बटे ये गुणा होगा तो 3 से इसको काटेंगे 60 को तो 20, तो x बराबर 20 कड़ी में 3,
20 कड़ी में 3 मीटर, ये x का मान आ गया और x के बराबर यच है, ठीक है, तो यच भी निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर यच है, x बराबर यच, और यक्स कितना आया है 20 कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 मीटर आया है। तो क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मकान की ऊंचाई निकालनी है। तो मकान की ऊंचाई देखिए, ये जो डीई है ये मकान की ऊंचाई बीसी के बराबर है, तो इसलिए मकान की ऊंचाई कैसे निकलेगा बच्चों? मकान की ऊंचाई जो देख रहे हैं चित्र में, ये डीई है और डीई के बराबर बीसी होगा, और ये बीसी पूरे 60 में से h घटाएंगे तब बीसी आएगा। तो पूरा जो 60 है उसमें से बीसी ए बी घटाएंगे, 60 माइनस ए बी, यानी 60 माइनस जो ए बी है वो एच है, तो 60 माइनस जो एच है वो 20 कड़ी में 3 आया है, 20 कड़ी में 3, तो 20 को कॉमन कर लीजिए, 20 कॉमन करेंगे तो 20 3 60, 3 माइनस कड़ी में 3 मीटर, ये आ गया बच्चों मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई, एक आंसर ये निकल के आ गया, मकान की ऊंचाई। और क्या पूछा हुआ है? पूछा है मकान मीनार से मकान की दूरी, मीनार से मकान की दूरी। तो देखिए जो मीनार है और जो मकान है उसके बीच की दूरी को क्या माने हैं? x माने हैं, तो ये x हो जाएगा, और x कितना निकल के आया है 20 कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। ये आ गया मकान की दूरी मीनार से और ये मकान की ऊंचाई। ये दो आंसर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6 नंबर का ये है ऊंचाई और दूरी का। आगे देखते हैं अगला वाला जो इसका अथवा पार्ट है वो भी ऊंचाई और दूरी का है। ख है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है 2 खंबे हैं, दोनों समान ऊंचाई वाले हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। सड़क के किनारे किनारे 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लेते हैं ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों किनारों पर 2 समान लंबाई के खंबे हैं। तो 2 समान लंबाई के खंबे अगर यहाँ दिखा दें, ये इतने हाइट पर, दोनों की हाइट सेम दिखाएंगे। आप लोग फिगर जो है स्केल से खींचिएगा, इंची से बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। समान ऊंचाई के हैं तो इसकी ऊंचाई एक समान है, तो इसको मैं एच मान ले रहा हूं, तो ये भी एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। इनके बीच में कहीं कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ है, इस बिंदु से इनके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा? जब हम इसको मिलाएंगे, ये मिला देते हैं और ये मिला देते हैं, तो जो ज्यादा झुकाव है वो कोण कम है और जो कम झुकाव है उठा हुआ है वो ज्यादा है। तो ज्यादा वाला कितना दिया है 60 अंश और जो कम वाला दिया है वो 30 अंश दिया हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। खंभों की ऊंचाई पूछा जा रहा है और इसका बिंदु का खंभों से दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं अब ए बी सी डी ई। फिगर आपका कंप्लीट है। अब देखिए 80 मीटर में से एक दूरी जो BC है उसको मैं x मान लेता हूं, x, तो ये कितना बचेगा CD, ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा मान लेते हैं, माना प्रत्येक खंबे की ऊंचाई h मीटर, ठीक है, और BC बराबर मान लिया x मीटर। तो ये CD कितना हो जाएगा? CD हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, इतना आपने मान लिया।
और ये खंबा सीधा है 90 अंश पर है, इसको 90 डिग्री दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में h बटे एक्स बराबर tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो h बराबर यक्स कड़ी में 3, यक्स गुणा हो जाएगा यक्स कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आइए इधर वाला समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में h बटे ये कितना है 80 माइनस यक्स, h बटे CD कितना है 80 माइनस यक्स है, 80 माइनस यक्स बराबर tan 30 अंश, कितना है 30 अंश है। tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3, तीरे गुणा कर दीजिए तो गुणा होगा, तो h कड़ी में 3 बराबर 80 माइनस यक्स, ठीक है। अब समीकरण 1 से जो h का मान है x कड़ी में 3 उसको मैं यहां रख दूं, तो ये x कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 बराबर 80 माइनस यक्स, ये समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस x बराबर 80, फिर ये जोड़ेंगे तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 4 काटेंगे तो 20, x बराबर 20 आ चुका है। x का मान जो है जो आया है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 है h बराबर x कड़ी में 3 और x उठा के रखेंगे यहाँ तो 20 कड़ी में 3, तो h बराबर 20 कड़ी में 3, ये जो आया h बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर, ये किसको माने थे, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, तो जो ये है प्रत्येक खंबे की ऊंचाई आ चुकी है, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई h बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर। और कह रहा है कि बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु C से, जो आपने फिगर में बनाया है, बिंदु C से पहले खंभे की दूरी, जो पहला खंभा है इससे दूरी कितना है x है, और x आया है 20 मीटर। और अगर दूसरे खंभे से देखें, बिंदु C से दूसरे खंभे की दूरी, तो दूसरा खंभा की दूरी यहां से 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 60 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर। तो ये जो है पहले खंभे से दूरी और ये दूसरे खंभे से दूरी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों 5वें में जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2025 के सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। अब अगले वाले वीडियो में आपको 2024 का सेट कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो ये जो 5वें का क्वेश्चन है इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार इसको हटा दिया गया है। तो जो सिलेबस में है उसी के हिसाब से आप तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।